क्या फर्क है आज आजम खां के डिस्क्वालिफिकेशन में और राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन में? इस सवाल का जवाब इस मुल्क को देना चाहिए, इस मुल्क की पॉलिटिकल क्लास को देना चाहिए कि जब आजम खां का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था तो जमहूरियत खतरे में क्यों नहीं आई थी, और जब राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो जमहूरियत खतरे में आ गई। और राहुल गांधी की उम्र से ज्यादा है, जितनी उम्र नहीं है राहुल गांधी की, इतने अरसे लेजिस्लेशन में रहे हैं आजम खां। बीजेपी प्रमोट कर रही है राहुल गांधी के फेस को इतनी तेजी के साथ। जैसे जैसे राहुल गांधी का फेस बढ़ेगा, ठीक है, कांग्रेस को अपनी 200 सीटों पे फायदा होगा, लेकिन इन सीटों पर जो नुकसान होगा वो रीजनल फोर्सेस को, उसका फायदा बीजेपी को होगा। मुल्क में जहरीली फिजा बनाने का आगाज 1989 में होता है, जब भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद को अडॉप्ट करती है और पालनपुर रेजोल्यूशन लाती है। तब से जहरीली फिजा उन्होंने बनानी शुरू की, और फिर हमने देखा कि बाबरी मस्जिद के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर कितना बड़ा एक कम्युनल मूवमेंट चला और कितना खून खराबा हुआ, कितना खून बाकायदा बहाया गया रथ यात्रा के नाम पर, और फिर बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जो फिसाद आए वो सब। लेकिन 2014 में जब ये सरकार कायम हुई, बीजेपी की सरकार, तो इस सरकार के बारे में वीएचपी के सदर ने उस वक्त कहा कि हिंदुओं की सरकार 800 साल के बाद आई है। और फिर इस सरकार ने बिहेव किया, नारा कुछ भी लगाया हो, सबका साथ सबका विश्वास और ये सब, लेकिन सरकार ने बिहेव किया है हिंदू सरकार की हैसियत से। डेवलपमेंट पे तवज्जो नहीं दी उन्होंने, नाम बदलने की, शहरों के सड़कों के नाम बदलने पे उनका जोर रहा मसाजिद को बंद करवाने पे, और मसाजिद को मनादिर में तब पे उन्होंने पूरा का पूरा जोर लगाया। और इस पूरे 9 साल के अरसे में उस पूरे देश को हिंदुत्ववादी और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, और दस्तूर को बदलने की बात, और मॉब लिंचिंग और फिसादात और नफरत, टेलीविजन के जरिए नफरत फैलाना, ये सब करते रहे। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि लोग थक गए हैं इससे। हालांकि जो महाराष्ट्र की आपने बात की, 4 महीने के अरसे में 50 बड़ी रैली की गई पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में, और उन जिलों में मुसलमानों के इकोनॉमिक बाइकआउट की कॉल दी गई, वो और उनसे उनके कत्लेआम की भी बात की गई। इसके बावजूद की गई कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था महाराष्ट्र की सरकार को कि वो इस किस्म की रैलीज ना होने दें, लेकिन इसके बावजूद हुई, और उसके नतीजे में एक आध दो जगह कुछ इक्का दुक्का वाकयात भी नजर आए। लेकिन आप गौर कीजिए कि 4 महीने की इन 50 रैलीज का अवामी सतह पे कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे अंदाजा होता है कि लोग थक गए हैं। जितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम करेंगे अब ये बीजेपी की सरकार, उतना ज्यादा लोग उनसे इनको नजरअंदाज करेंगे और इनसे अलग होने की कोशिश करेंगे। और शायद ये बात बीजेपी भी समझ गई है कि ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड बहुत देर अब उनको कुछ दो के देने वाला नहीं है। देखिए, अभी जो है बीजेपी पहले जो बातें नहीं समझती थी, 10 साल सरकार में रहने के बाद वो बातें बीजेपी समझने लगी है। इलेक्शन जीतना अब इस वक्त कोई और दूसरी सियासत बीजेपी नहीं करती। इलेक्शन कैसे जीतना है ये उनका एक मतमय नजर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप देखिए, पिछला जो 2022 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ, खास तौर पर उन्होंने अपने टेलीविजन को इस्तेमाल करके अपनी ही एक अपोजिशन पार्टी को ताकत दी, और ताकत देके समाजवादी पार्टी को कई कम्युनिटीज का वोट उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ धकेल दिया। यानी जिस वोट को ये जानते थे कि ये वोट हमको कभी भी नहीं मिलेगा, उस वोट को उन्होंने एक तरफ पोलराइज कर दिया, और अब अपना वोट एक तरफ पोलराइज करके कुछ बीएसपी जैसी पार्टीज का वोट लेके वो इख्तदार में आ गए। तो वो वरना किसान आंदोलन के बाद वहां उनके जीतने के कोई आसार ही नहीं थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसी पोलराइजेशन टैक्टिक से वो जीते। अब जो हो रहा है, मुझे महसूस ये हो रहा है कि कांग्रेस को दम देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर होंगी, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो वोट है उसके पास जो अल्टरनेट है वो बीजेपी है, हमेशा रहा है। जैसे अगर आप बिहार में इसमें उत्तर प्रदेश में जो यादव वोट बेस वोट माना जाता है समाजवादी पार्टी का, अगर समाजवादी पार्टी कमजोर हो और कांग्रेस वहां पर ज्यादा ताकत में दिखाई दे तो ये यादव वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा,
ये ज्यादा वोट बीजेपी को जाएगा, ये फायदा बीजेपी को है। दलित वोट बीएसपी का अगर बीएसपी को नहीं मिल रहा तो किसको मिलेगा? कांग्रेस को नहीं मिलेगा, वो बीजेपी को जाएगा। जेडीयू का कुर्मी वोट अगर जेडीयू को नहीं मिलेगा तो किसको जाएगा? कांग्रेस को नहीं जाएगा, बीजेपी को जाएगा। तो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो वोट शेयर है, उस वोट शेयर के पास एक्चुअल अल्टरनेटिव एक्चुअली बीजेपी है, और ये बात बीजेपी समझती है। तो जैसे जैसे कांग्रेस 200 सीटों पे कंटेस्ट कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच 200 सीटों पे है। 300 सीटों पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लड़ती हैं बीजेपी के साथ। तो अगर ये रीजनल पॉलिटिकल फोर्स, ममता बनर्जी कमजोर हो, बीजू जनता दल कमजोर हो, जेडीयू और तेजस्वी कमजोर हो, या जो हमारे आंध्र प्रदेश में कमजोर हो चंद्रशेखर रेड्डी, या वो जो हमारे तमिलनाडु वाले हैं स्टालिन कमजोर हो, या जो तेलंगाना के लोग कमजोर हों, तो इस कमजोरी का फायदा कांग्रेस को होने नहीं जा रहा है, बीजेपी को होगा। इसलिए बीजेपी प्रमोट कर रही है राहुल गांधी के फेस को इतनी तेजी के साथ। जैसे जैसे राहुल गांधी का फेस बढ़ेगा, ठीक है, कांग्रेस को अपनी 200 सीटों पे फायदा होगा, लेकिन इन सीटों पर जो नुकसान होगा वो रीजनल फोर्सेस को, उसका फायदा बीजेपी को होगा। मैं इस पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं। आप बताइए, तकरीबन 40-45 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट से हुआ है पिछले 70 साल में, लेकिन ये अकेली पार्लियामेंट है, ये जो 19th पार्लियामेंट, जो पूरे टेन्योर में एक साथ 3 मेंबराने पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। एक ही टेन्योर में 3 मेंबराने पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन पहली बार हो रहा है। आजम खां का जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, आजम खां कोई छोटा लीडर है? आजम खां राहुल गांधी से कहीं ज्यादा बड़ा लीडर है, राहुल गांधी से कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा है, कहीं ज्यादा तजुर्बेकार है, और कहीं ज्यादा ओपन है। और उनका जो लेजिस्लेशन का रिकॉर्ड है वो राहुल गांधी की उम्र से ज्यादा है। जितनी उम्र नहीं है राहुल गांधी की, इतने अरसे लेजिस्लेशन में रहे हैं आजम खां। और आजम खां के ऊपर जब बकरी चोरी और किताब चोरी और भैंस चोरी और लकड़ी चोरी के मुकदमे कायम किए जा रहे थे, इंतहाई एहानत आमेज और जिल्लत आमेज मुकदमे कायम किए जा रहे थे, और तमाम पॉलिटिकल क्लास इस मुल्क का जानता है कि झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे, इनका मकसद एक पॉलिटिकल लीडर के सियासी कद को कत्ल करना है। यह बात कौन नहीं जानता था इस मुल्क में? क्या कांग्रेस नहीं जानती थी? क्या खुद समाजवादी पार्टी नहीं जानती थी? क्या बीएसपी नहीं जानती थी? क्या कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं जानती थी? वो तमाम लोग, क्या केजरीवाल नहीं जानते थे? वो तमाम के तमाम लोग जो आज बोल रहे हैं कि ये जमहूरियत को कत्ल हो रहा है, क्या आजम खां का डिस्क्वालिफिकेशन वो जमहूरियत का कत्ल नहीं था? क्या फर्क है आज आजम खां के डिस्क्वालिफिकेशन में और राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन में? इस सवाल का जवाब इस मुल्क को देना चाहिए, इस मुल्क की पॉलिटिकल क्लास को देना चाहिए कि जब आजम खां का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था तो जमहूरियत खतरे में क्यों नहीं आई थी, और जब राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो जमहूरियत खतरे में आ गई। मोहम्मद फैसल का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ झूठे इल्जाम में लक्षद्वीप से। आप देखिए, आप आजम खां को डिस्क्वालीफाई करेंगे, आप मोहम्मद फैसल को करेंगे, लक्षद्वीप वाले को झूठे इल्जाम लगा के, वहां फैसल को, और वहां से तो वो तो खैर अपना केस जीत गए। और आज उन्होंने कहा कि जिस तेजी के साथ मुझे आपने पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया था, अब जब मैं केस जीत गया हूं तो उस तेजी के साथ मुझे आप पार्लियामेंट में वापस क्यों नहीं ले रहे? तो इस सवाल ये है, ये बात सही है, राहुल गांधी पर जो हमला है ये जमहूरियत पर हमला है। और कल किसी ने कहा कि आप तो पहले से ही कर रहे थे, कभी उमर अब्दुल्ला की आप रुकनियत खत्म कर रहे थे, आजम खान के खत्म कर रहे थे, आप यहां पर सोशल एक्टिविस्ट के बैंक अकाउंट्स खंगाल रहे थे, आप सोशल मीडिया पे बोलने वालों को जेल भेज रहे थे, आप बहुत दिन से करते चले। ये तो आखिरी परिहार है, आखिरी स्ट्रॉन्गेस्ट हमला है जो राहुल गांधी पे करके बोला। आप सरकार ने बताने की कोशिश की कि अब कोई महफूज नहीं है। और इस तरीके से आप देखिए, इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक ये सूरत हाल इसलिए है, इमरजेंसी में 4 लाख लोगों को इंदिरा गांधी ने जेल में डाला, और वो 4 लाख तिहाड़ जेल में और मुख्तलिफ जेलों में आपस में बैठ के स्ट्रेटेजी बना के बाहर आके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इंदिरा गांधी को हरा दिया। अब 4 लाख लोगों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप मुल्क में 35 पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती हैं,
उनके जो अपोजिशन के स्ट्रांग ग्रुप बड़ी स्टेट्स के हैं, वो 10-15 लीडर्स को, प्रेसिडेंट को, पार्टी प्रेसिडेंट्स को आप गिरफ्तार कर लीजिए, 2-4 चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर लीजिए, जैसे मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं, और इस तरीके के केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, कहीं से तेजस्वी को उठा के गिरफ्तार कर लिया, वहां से जो है वो चीफ मिनिस्टर की बेटी को उठा के गिरफ्तार। तो ये जो लीडरशिप है 10-15, खाली ज्यादा से ज्यादा 30-35 लोगों को जेल में डाले और मुल्क में अपोजिशन खत्म हो जाएगी, खाली बीजेपी रह जाएगी, क्योंकि बगैर लीडर के आखिर पार्टी कितनी देर तक चल सकेगी। तो आप राहुल गांधी को जेल में डाल दें, उनकी सेकेंड लाइन को जेल में डाल दें, फिर आप अखिलेश को भी डाल दें, फिर तेजस्वी को भी डाल दें, फिर कविता को भी डाल दें, फिर स्टालिन को भी डाल दें, फिर केजरीवाल को भी डाल दें, तो मुल्क में क्या बचेगा। तो इसलिए मैंने कल ये बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी कही थी कि मुल्क में जमहूरियत एक दोराहे पे खड़ी है, हालात बहुत मुबहम हैं कि कल क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना और इसका एनालाइज करना आज बहुत मुश्किल है कि 2024 में हम अगर एट ऑल हम इलेक्शन देख पाए तो वो कैसा होगा।